दोस्तों चाइना के बारे में मोस्टली लोगों का ये मानना था कि चाइना यूएस को ओवरकम कर लेगा इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज ओवर द वर्ल्ड लीडरशिप एंड दैट्स व्हाई शायद वर्ल्ड बाइपोलर दोबारा से होगा जिसमें चाइना और यूएस दो पोल माने जाएंगे। लेकिन ये सब जो अजम्पशंस हैं ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल हैं, रोंग है एंड एक्चुअली चाइना कभी भी वर्ल्ड के लेवल पे एक पोल नहीं बन पाएगा। उसके क्या कारण है उनको जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो होगी उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली बात हम चाइना के बारे में कुछ बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दूसरा पार्ट चाइना और यूएस के कंपैरिजन को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यूएस और चाइना के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। और थर्ड पार्ट इंडिया का रोल यहाँ पे क्या है और कैसे इंडिया इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। वो कहते हैं मौके का फायदा उठाना। तो जी हाँ, ये वही मोमेंट है जब इंडिया मौके का फायदा उठा के चाइना की बजाय एक पॉलरिटी जो है वो इंडिया की तरफ क्रिएट कर सकता है। और क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है उनको भी प्रैक्टिकली डेटा के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, चाइना। ऐसा क्या हो गया चाइना के अंदर जो कि बोला जा रहा है चाइना जो कि 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ चुकी है चाइना के अंदर कि चाइना अब हमें एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह नजर नहीं आ रहा है। देखिए एनालिस्ट का ये कहना है कि जी जिनपिंग he is not in the position to reverse China's relative economic decline। मतलब जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, वो अभी उस पोजीशन में नहीं है कि चाइना के रिलेटिव डिक्लाइन को रोक सके। बट आखिरकार ये डिक्लाइन हो क्यों रहा है? और कहा यह भी जाता है इसलिए ये राइट टाइम होगा कि इंडिया इस चीज का फायदा उठाए। इंडिया जो दूसरे नेबर के साथ में कभी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट में चला जाता है या फिर कोई अदर चीज में फंस जाता है, उसको छोड़ के सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे, सिर्फ अपने नेशनलिस्ट लोगों के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर ध्यान दे, तो शायद इंडिया कहीं आगे बढ़ सकता है। देखिए कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि चाइना की जो ग्रोथ चल रही है वो ग्लोबल जीडीपी के अंदर लगातार डिक्रीज करती जा रही है। मतलब ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन जो काफी ज्यादा हुआ करता था अब वो लगातार गिरता जा रहा है। और ये भी बोला जाता है कि वो जो गिरने का ट्रेंड है वो इरिवर्सिबल है। मतलब ओपिनियन ये माना जाता है कि चाइना का पीक जो इकोनॉमी का था वो आ चुका है और अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन होगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि काफी सारे चाइनीज लोग तो ये भी मानते हैं और इवन चाइना के बाहर के लोग भी ये बिलीव कर रहे हैं कि ये अब हम पोस्ट चाइना वर्ल्ड के अंदर हैं। मतलब चाइना का जो दबदबा था वो अब अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम उस वर्ल्ड में आ चुके हैं जो कि चाइना के बाद का वर्ल्ड हुआ करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो चाइना की एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो एक एक्सपेंडिंग मिलिट्री पावर है, इसके अलावा जो साइड वाली कंट्रीज हैं या फिर इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज हैं, पैसिफिक के अंदर उनके साथ में अलायंस है, वो शायद चाइना को कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये सब बातें इन रियलिटी खोखली है। क्यों है? मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये ग्राफ देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि चाइना की एक्चुअली वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है। जो आपके ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं वो है चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन। और ये जो आपके रेड मार्क नजर आ रहे हैं आपको, ये है चाइना की 65 प्लस पॉपुलेशन। व्हाट डज इट मीन? मतलब वो पॉपुलेशन वर्किंग नहीं है। तो आप देख रहे हैं 2010 में ये ट्रेंड काफी अलग था। मतलब चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, लेकिन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन या रिटायर्ड पॉपुलेशन या मैं बोलूं ह्यूमन बर्डन वो कंपैरेटिवली कम था। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर ओवर हियर 2026, ठीक है, हम इस स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है ये ग्रोइंग ग्राफ है। और एक टाइम ऐसा आता है जब चाइना की ये पॉपुलेशन कहीं ज्यादा हो जाती है और वर्किंग पॉपुलेशन चाइना की बहुत कम हो जाती है। ये सिचुएशन है और इसका आपका आउटकम जो है वो आना शुरू भी हो गया है। कैसे? मैं दिखाता हूं। देखिए 1990 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो 1990s में चाइना का वर्ल्ड जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था 2%। उसके बाद में क्या हुआ? चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, अपनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिला और उसके बाद में क्या हुआ? 18.4% का 2021 के अंदर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। एंड व्हाट इज टुडे? व्हाट इज द अमाउंट टुडे? इट इज 17%। मतलब क्या हुआ? पीक गया 18.4% एंड नाउ इट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। ये लगातार क्या हो रहा है आपका? डिक्लाइन होता जा रहा है। और माना यह भी जाता है कि चाइना की डेमोग्राफी डिक्लाइन होने की वजह से ये कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो रहा है। और चाइना की डेमोग्राफी का ग्राफ अगर आप देखोगे तो यस ये लगातार गिरता ही जा रहा है। मतलब ये होगा कि ये जो चाइना का शेयर है वर्ल्ड के जीडीपी में वो लगातार ही डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए, और यूएस इस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे क्या कर रहा होगा? क्या यूएस भी अपने डिक्लाइन पे है या फिर यूएस किस चीज से मैनेज कर रहा है अपने आप को, या किस तरीके से यूएस की ग्रोथ चल रही है उसको अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना का वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो वर्ल्ड में 19% शेयर है।
ठीक है, ये हुआ करता था कब तक, एक डिकेड के पहले की बात करूं मैं। अभी के टाइम पे ये शेयर रह गया 10%। किसका शेयर? चाइना की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करती थी? 19%। अभी कितना करती है? 10%। ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा। जब वर्किंग पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कम तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम। मतलब ये जो इंक्लाइंड स्टेज थी अब ये वापस से क्या हो गई है? डिक्लाइन स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो प्रीवियस ग्राफ बताता भी है 65% पॉपुलेशन, मतलब 65 प्लस पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो फिर आप मान सकते हो कि फिर चाइना की ग्रोथ जो है वो एक टाइप से अनसस्टेनेबल हो जाएगी। उसको हम इंश्योर नहीं कर सकते कि वो हमेशा चलती रहेगी। अब ये सिर्फ पॉपुलेशन का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि चाइना की जो एंटी मार्केट इंटरवेंशन है, मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर किसी टाइप के बेसिकली फोर्सफुल एग्रीमेंट साइन करना या फिर मार्केट के अंदर इंटरवेंशन जो है वो बेसिकली अपने फायदे के लिए करते रहना। जैसे कि स्टील डंपिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो। चाइना क्या करता है? स्टील प्रोड्यूस करता है और चाइना इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को खराब करने के लिए इंडिया के अंदर स्टील को डंप करता है, मतलब लोअर प्राइस पे, जिस पे प्रोडक्शन हुआ है उससे भी कम प्राइस पे डंप कर रहा है। एक तो ये तो तरीका हो गया कि हम मरे चाहे जिए लेकिन हम इंडिया को खराब करके छोड़ेंगे, ये चाइना का टारगेट है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक है इंडियन गवर्नमेंट तो अपने सैंक्शन लगा के मैनेज कर लेगी। व्हाट अबाउट यू? आपका क्या होगा? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है चाइना का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। जी हाँ, डेट टू जीडीपी रेशियो, यहां पे ग्राफ देखिए 2015 के अंदर चाइना का जीडीपी यहां नजर आता है, जहां पे डेप्ट जो है ये नजर आ रहा है। ये आप लगातार गैप देखते जा रहे हैं। बाय 2023 अगर आप देखेंगे तो ये चाइना का जीडीपी है और यहां पे आपका चाइना का डेप्ट जो है नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जीडीपी है और ये डेप्ट है, फर्क क्या होता है? फर्क का मतलब इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये देखिए कुछ ऐसा ही है। मान लो एक बंदा है और एक बंदा जो है वो अपनी जनरल लाइफ में कुछ भी काम करता है तो किसी से कर्ज लेता है, मतलब उसकी इनकम है लेट अस से 10,000 रुपीज, और उसके बाद में वो हर महीने लेट अस से कि 25,000 रुपीज का क्या कर लेता है? किसी से लोन लेता है। तो क्या हो गया? ये डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है। अब आप ये बताइए, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, इसके बाद में क्या होगा? क्या उस बंदे पे लोगों का ट्रस्ट खत्म नहीं हो जाएगा? अब अगर उसको कोई पैसा देगा भी, या तो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा या फिर वो देना ही नहीं चाहेगा। एक्चुअली द सेम सिनेरियो इज हैपनिंग विद चाइना नाउ। चाइना ने इस टाइप की अपने इन्वेंशंस किए, चाइना ने इस टाइप की अपनी स्ट्रेटजी बनाई। आप ये सोच रहे होंगे सर ये डेप्ट हो क्यों रहा है, मतलब चाइना के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, आप सुन तो लेते हैं कि मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन भाई साहब इसको बनाने के लिए पैसा भी तो लगाना पड़ता है ना। लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिटर्न में भी आता है। आप ये सोचिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से चाइना को क्या रिटर्न आएगा? आपको लगता है पाकिस्तान की पेइंग कैपेबिलिटीज है? आपको लगता है चाइना कुछ एक्सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान उसके लिए पे कर पाएगा? आपको लगता है पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है? नो। एक्चुअली चाइना ये चाहता है कि हम इंडिया के ऊपर डोमिनेंस जमाना चाहते हैं। भाई साहब इंडिया से आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर बाहर से कर्जा लेते हो, कुछ रोड बनाते हो, उस रोड से आपका कोई इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाइना क्या चाहता है? चाइना टॉर्चर करता है इंडिया को अपने बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन उसमें कर क्या रहा है? बाहर से पैसा लाता है और रोड बना लेता है। आपने बॉर्डर पे रोड बना तो लिए, आपने टेरिटरी चलो ऑक्यूपाई कर भी ली, मैं मानता हूं, ठीक है, आपने कुछ कुछ एरिया एनक्रोच कर लिया। आप ये बताइए, आपके पास पॉपुलेशन है नहीं, आपकी सारी पॉपुलेशन तो लगभग 65 प्लस होने वाली है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन, आप उस एरिया को एनक्रोच करके कर भी क्या लेंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जब चाइना की पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज पे होगी, एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू विद द एनक्रोचमेंट एरिया? तो ये सबसे बड़ा सवाल नजर आता है। अब क्या होगा? सवाल ये है सर चाइना का शेयर ग्लोबल जीडीपी में गिर रहा है, आपने बताया, तो ये शेयर अब कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? क्योंकि ग्लोबल जीडीपी तो लगभग क्या है? कांस्टेंट ही है। कोई ना कोई तो इसका सहारा बन रहा होगा, कोई ना कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। जी हाँ, कंट्री कौन सी है? इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जा रही हैं, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडिया इसमें सबसे अच्छा फायदा उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अकेला इंडिया नहीं है, ये सारे कंट्री मिलके चाइना का छोड़ा हुआ 50% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। रेस्ट 50% कौन करता है? रेस्ट 50% किया जाता है यूएस के थ्रू। यूएस बचे हुए 50% को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यूएस के जीडीपी के अगर मैं बात करूं तो पिछले साल यूएस ने 1.6 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी ऐड किया था। मतलब ये हुआ कि एक साल में इतनी ग्रोथ, ये ग्रोथ आप मान के चलो साउथ कोरिया के जीडीपी के बराबर है, और साउथ कोरिया 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे देखा जाता है। इसलिए दो इंपॉर्टेंट इमीडिएट इंप्लीकेशन
जो वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैंड आउट कर देते हैं वो ये है कि देखिए यूएस और चाइना की अगर माने तो लोग अज्यूम कर रहे थे कि चाइना ग्रो कर जाएगा और यूएस को पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप ये ग्राफ देखिए, दोनों की इकोनॉमी के अंदर डिफरेंसेस देखिए। चाइना अब यहां है, यूएस वहां है। आपको लगता है ये गैप कभी फुलफिल हो पाएगा? और उस केस में जब अब ये ग्राफ डिक्लाइनिंग हो चुका है, क्योंकि यहां पे चाइना का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर हम माने कि यूएस के जीडीपी को चाइना काउंटर कर देगा और चाइना कहीं आगे निकल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, ये ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं होगा। इवन नाउ इट लुक्स लाइक, ये तो कुछ ऐसा लगता है कि अनलाइकली टू हैपन एवर, कभी ऐसा होना जो है पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यूएस की इकोनॉमी देखिए आप, 28 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर। मतलब क्या हुआ? डिफरेंस बहुत साफ और सिंपल है। देखिए डिफरेंस अभी काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा के बाद में डिक्लाइनिंग स्टेज है। इसका मतलब ये है कि वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा सफर होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पहले तो ये माना जा रहा था कि ठीक है दो ग्रुप होंगे, G2 ग्रुप बन जाएगा कि भाई एक पोल बनेगा चाइना की तरफ, दूसरा पोल बनेगा यूएस की तरफ और वो वर्ल्ड को आगे लीड करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चाइना तो अब अपना हौसला खो चुका है, तो क्या यूएस की भी यही स्टेज है? आंसर इज नो। देखिए अगर हम इसकी बात करें यूएस और चाइना की, वो एक अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ फिनोमेना किसी ने भी अज्यूम किया तो अनरियलिस्टिक था। ठीक है, चाइना जिसके पास में अपनी नेबरहुड तो है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करती, उसके ऑपोजिट यूएस की अगर मैं बात करूं तो एक कोएलिशन वेस्टर्न पार्टनर से जो यूएस का देखने को मिलता है, वैसा कोएलिशन किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाटो ग्रुप की मैं बात करना चाह रहा हूं, नाटो ग्रुप जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूएस के पास में, वैसे सपोर्ट चाइना के पास बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमी छोड़ो, आप यहां भी आ जाओ, यहां भी यूएस का मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। अब मैं उस फेज पे भी आऊंगा कि इंडिया कैसे इसका फायदा उठाएगा। ठीक है, अमेरिका के अलाइज जो यूरोप में है, एशिया में है, वो काफी हैवियर वे करते हैं इन कंपैरिजन टू चाइना के अलाइज हैं, इंक्लूडिंग रशिया एज ऑफ नाउ, आज की डेट पे। तो चाइना का जो रिलेटिव डिक्लाइन है वो सजेस्ट करता है कि एशिया के अंदर अब अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी रीजनल बेसिकली एस्पायरेशंस की बात आती है तो डेफिनेटली रीजनल कंट्रीज को सबसे बड़ा मौका मिलता है। और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया उनमें सबसे आगे है, उसके बाद में इंडोनेशिया भी है, वियतनाम भी है, फिलिपाइन भी है। तो मतलब ये हो सकता है कि अगर हम इंडिया की फिलोसफी को माने तो हम मल्टीपोलर एशिया बना सकते हैं। दैट कैन बी द रियल पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, ऑल्दो चाइना विल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, ऐसा नहीं भाई 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ऐसे ही बातों बातों में खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो बड़ी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन हाँ बात यह है कि चाइना लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पेक्ट में देखा जाए तो बड़े लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, चाइनाज मस्कुलर अप्रोच जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, इनके जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं, ये एक नया स्पेस ओपन करते हैं। किसके लिए? एशिया के अंदर एक नई पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, इट इज अनलाइकली टू ओवरटेक द चाइनीज इकोनॉमी वेरी सून। मतलब ऐसा नहीं है, वी आर एस्पायरिंग टू बिकम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उसमें 18 पर जाना तो काफी मतलब चैलेंजिंग होगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एकदम से हम वहां चले जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया इज ऑन द ग्रोइंग पाथ। ठीक है ना, और चाइना इज ऑन डिक्लाइनिंग पाथ। और सिर्फ वर्ल्ड पावर को डिटरमाइन करने के लिए इकोनॉमी सबसे ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा होना चाहिए दूसरे का साथ। आप किसी अच्छे नीति से दूसरे के साथ में रिलेशन बना रहे हो। बट चाइना की जो स्लोअर ग्रोथ है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेटिंग देख रही है। तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा, थोड़ा गैप को तो हम काफी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। पेसिमिस्ट लोग तो ये भी कहते हैं यार कि देखिए थोड़ा टाइम होगा, उसके बाद में ये गैप जो है वो खत्म हो जाएगा और चाइना से, ऑप्टिमिस्टिक लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना से आगे इंडिया निकल जाएगा। लेकिन अभी तो प्रैक्टिकली देखो इतना जल्दी ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। नियर फ्यूचर तो ये नहीं हो सकता। हाँ बहुत बड़े बड़े टाइम के बाद में बेशक हो जाए। हाँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, Chinese power are more confidently if it continue to build on its national capabilities and strength on the Quad and the other regional coalition, तो फिर हम इंडिया एज ए कंट्री चाइना से कहीं आगे निकल सकता है। ठीक है, चाइनीज पावर जो है वो भी ये कॉन्फिडेंट है कि अगर इंडिया ऐसे करता रहा, जैसे क्वाड ग्रुप बना, अगर हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो रीजनल कोalitions हैं, वो अगर इंडिया इसी लेवल पे चलता रहा तो यस एक दिन चाइना से आगे आगे डिप्लोमेटिकली जरूर पहुंच जाएगा और इकोनॉमी में ग्रोथ जो है उसमें भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं रह जाएगा ना। दूसरा ये है कि जो अगर जी जिनपिंग की बात करें, ना तो वो विलिंग है और ना ही उसके अंदर कैपेबिलिटीज नजर आती हैं कि वो मार्केट के अंदर अपने इतने बड़े रिफॉर्म्स लेके आ पाएंगे। हालांकि चाइना काफी बड़े स्केल पे आज के टाइम पे रिफॉर्म कर रहा है। इसलिए अगर मैं जियोपॉलिटिकल ब्रीदिंग रूम की बात करूं तो डेफिनेटली इंडिया के पास एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं वर्ल्ड पावर पे तो नहीं कह रहा अभी, लेकिन एशिया के अंदर
ये जो 21st सेंचुरी होगी वो एशियन सेंचुरी के नाम से बोली जाती है, लेकिन मैं बोल सकता हूं दावे के साथ कि ये इंडियन सेंचुरी हो सकती है। तो पुट सिंपली, द टाइम हैज कम टू रीथिंक ऑन मेनी ऑफ द असम्पशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसी लेवल पे चलता रहेगा और बन जाएगा। कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। पहली चीज, यूएस जो है, अगर आप ये सोच रहे हो यूएस खत्म हो जाएगा, यूएस नहीं खत्म होने वाला है। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी आप देख रहे हो, साउथ कोरिया जितना जीडीपी तो वो हर साल ऐड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है, चाइना का राइज इंप्रेसिव था, लेकिन चाइना का डिक्लाइन भी इंप्रेसिव है। मतलब ये होगा कि इंडिया का जो राइज होगा, उस राइज के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा डिक्लाइन ऐसा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। मतलब हम ग्रोथ करें, चाहे थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन ग्रो होना चाहिए, डिक्लाइन नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, ग्रोथ ऑफ चाइनाज एशियन नेबर हैज एनहांस द पॉसिबिलिटी फॉर ए मोर इंटरनली बैलेंस्ड रीजन। चाइना देखिए मालदीव के साथ जैसे रिलेशन बना रहा है, श्रीलंका के साथ बना रहा है। आई नो रिलेशन नहीं है कैसे भी है, लेकिन कर तो रहा है ना अपनी पावर को यूज। वो हमें टेक केयर रखना चाहिए। मतलब इंडिया को धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बनाना चाहिए। अगर कोई कंट्री हमसे दूर जाता है तो आप भी समझो ना, मालदीव में एक ही पार्टी तो नहीं है। मालदीव की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। जब वो आती है वो इंडिया को फेवर करती है। इसलिए किसी कंट्री से दूर होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, कोई गवर्नमेंट है, थोड़े टाइम हमारे रिलेशन नहीं बन रहे हैं, आप उसको होल्ड ऑन रखो, लेकिन किसी की चीज में हमें उनको दूर नहीं हटाना है। तो दैट इज द थिंग। सो फाइनल थिंग इज, इंडिया कुड थ्राइव द पावर। जो भी आपका एक रूम स्पेस जो खाली हो रहा है, इंडिया उसको यूज कर सकता है, इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकता है। 100% इंडिया काफी अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकता है। तो एशिया पिलर विल बी इंडिया पिलर। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आप कपिल भारद्वाज फॉर यू को सिंपली फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है सवाल कि क्या आपको लगता है इंडिया चाइना को सुपरसीड कर पाएगा, और अगर हाँ तो आप बताइए ऐसे क्या सजेशंस हो सकते हैं जो इंडिया को करने चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।